दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का देखेंगे। प्रकरण 3 पर हम बात कर रहे थे आदिकाल से। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, इसका हमने कुछ पार्ट पढ़ लिए थे, कुछ छूट गया था, तो आज इसको हम प्रकरण 3 को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने बात किया था। आज हम चंद्रवरदाई के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण 3 रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसको आप जरूर से पढ़िए और इसके चारों प्रकरण जो आदिकाल को इन्होंने प्रकरण 4 में विभक्त किया है उसके नाम भी आपको याद होने चाहिए। प्रकरण 1 था सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 का नाम है देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 का नाम है फुटकल रचनाएं। तो आपको सभी प्रकरणों के नाम याद होने चाहिए। ठीक है, आज हम प्रकरण 3 पर बात करेंगे। इसके आगे हमने कुछ बात कर लिए थे, आज कुछ पार्ट रह गया था, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं चंद्रवरदाई से। ठीक है, चंद्रवरदाई संवत 1225-1249 इनका समय है। 1225-1249 ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते, ये भी पूछा जाता है। प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से पूछा जाता है। प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराज पृथ्वीराज के सामंत और राज कवि प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक, ये भी याद रखिएगा, भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस गोत्र के थे? जगात, भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था। इनका जन्म और पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षड भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अगर अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहां जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 समय सर्ग अध्याय है। यहाँ से पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो में कितने समय या सर्ग हैं, तो 69। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का व्यवहार हुआ है। मुख्य छंद है कवित, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्रों के ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जल्हड़ द्वारा पूर्ण किया जाना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, रासो को किसने पूर्ण किया था? जल्हड़ ने। चंद के पुत्र थे चंद्रवरदाई के। रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन गोरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चंद भी वही गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हड़ के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हड़ के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूरे किए जाने का उल्लेख रासो में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा।
क्या है पुस्तक में? पुस्तक जल्हन हथ दे चल गज्जन नृप काज, रघुनाथ चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिय जीव, पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद्र नंद उद्धरी तिम। पृथ्वीराज राशों में आबू के यज्ञ कुंड के से 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों में के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। पृथ्वीराज राशों में आबू के यज्ञ कुंड किससे 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति, कितने कुलों की? 4 क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का सविस्तार वर्णन है। इस ग्रंथ के अनुसार पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र, पृथ्वीराज इंपॉर्टेंट है ये भी, पृथ्वीराज अजमेर के चौहान, यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। जब तक आप पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं उसके अंदर की, तब तक कुछ नहीं होगा, बस क्वेश्चन आंसर करने से नहीं कुछ होगा। आप पुस्तक को पूरा पढ़िए और उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है। पृथ्वीराज अजमेर के चौहान राजा सोमेश्वर के पुत्र और अरड़ो राज के पौत्र थे, अरड़ो राज्य के पौत्र थे। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ। अनंगपाल की 2 कन्याएं थी, सुंदरी और कमला। पूछा जा सकता है कन्याओं का नाम, सुंदरी और कमला। सुंदरी का विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल के साथ हुआ और इस संयोग से जयचंद्र राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए। पृथ्वीराज की माता का नाम क्या था? कमला। सोमेश्वर के साथ हुआ, जिनके पुत्र पृथ्वीराज हुए, पिता सोमेश्वर। अनंगपाल ने अपनी नाती पृथ्वीराज को गोद लिया, जिससे अजमेर और दिल्ली का राज एक हो गया। जयचंद को यह बात अच्छी ना लगी। उसने एक दिन राष्ट्रीय यज्ञ करके सब राजाओं को यज्ञ के भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए निमंत्रित किया और इस यज्ञ के साथ ही अपनी कन्या संयोगिता का स्वयंवर रचा। जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचा। राष्ट्रीय यज्ञ में सब राजा आए पर पृथ्वीराज नहीं आए। इस पर जयचंद ने चिढ़कर पृथ्वीराज की एक स्वर्ण मूर्ति द्वारपाल के रूप में द्वार पर रखवा दी। संयोगिता का अनुराग पहले से ही पृथ्वीराज पर था, अतः जब वह जयमाल लेकर रंगभूमि में आई तब उसे पृथ्वीराज की मूर्ति को ही माला पहना दी। इस पर जयचंद ने उसे घर से निकाल कर गंगा किनारे के महल में भेज दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने आकर यज्ञ विध्वंस किया। फिर पृथ्वीराज ने चुपचाप आकर संयोगिता से गंधर्व विवाह किया और अंत में उसे हर लिए ले गए। रास्ते में जयचंद की सेना से बहुत युद्ध हुआ, पर संयोगिता को लेकर पृथ्वीराज कुशलता पूर्वक दिल्ली पहुंच गए। कहां पहुंचे थे संयोगिता को लेकर? दिल्ली। वहां भोग विलास में ही उनका समय बीतने लगा। राज्य की रक्षा का ध्यान ना रह गया। बल का बहुत कुछ हास तो जयचंद तथा और राजाओं के साथ लड़ते लड़ते हो चुका था और बड़े बड़े सामंत मारे जा चुके थे। अच्छा अवसर देख शहाबुद्दीन चढ़ आया पर हार गया और पकड़ा गया। पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया। वह बार बार चढ़ाई करता रहा और अंत में पृथ्वीराज पकड़कर गजनी भेज दिए गए। कुछ काल के पीछे कवि चंद भी गजनी पहुंचे। एक दिन चंद के इशारे पर पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण द्वारा
शब्द भेदी बाण द्वारा शहाबुद्दीन को मारा और फिर दोनों एक दूसरे को मारकर मर गए। शहाबुद्दीन पृथ्वीराज के बैर का कारण यह लिखा गया कि शहाबुद्दीन अपने यहाँ की एक सुंदरी पर आसक्त था, जो एक दूसरे पठान सरदार हुसैन शाह को चाहती थी। जब ये दोनों शहाबुद्दीन से तंग हुए तब हारकर पृथ्वीराज के पास भाग आए। शहाबुद्दीन ने पृथ्वीराज के यहाँ कहला भेजा कि उन दोनों को अपने यहाँ से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर दिया कि शरणागत की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है, अतः इन दोनों की हम बराबर रक्षा करेंगे। इसी बैर से शहाबुद्दीन ने दिल्ली पर चढ़ाइयाँ की। यह तो पृथ्वीराज का मुख्य चरित्र हुआ। इसके अतिरिक्त बीच बीच में बहुत से राजाओं के साथ पृथ्वीराज के युद्ध और अनेक राजकन्याओं के साथ विवाह की कथाएं रासों में भारी पड़ी हैं। ऊपर लिखे वृत्तांत और रासों में दिए हुए समोतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासों के पृथ्वीराज समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासों में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट हो जाता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासों में वर्णित घटनाओं तथा समोतों को बिल्कुल भाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के कश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है। यहां से आप कंफ्यूज मत होइएगा। पृथ्वीराज विजय किसका है? जयानक ने संस्कृत में लिखा पृथ्वीराज विजय, जो पूरा नहीं मिलता। उसमें दिए समोत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कपूर देवी लिखा गया है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख में भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना। सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री का विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना। राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उनके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इस प्रकार आबू से यज्ञ से चौहान आदि 4 आग्निक कुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख मिले हैं, जिनमें से सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का ही उल्लेख नहीं है। आगे है, चंद ने पृथ्वीराज का जन्म संवत 1115 में दिल्ली गोद जाना, 1112 में कन्नौज जाना, 1251 में और शहाबुद्दीन के साथ युद्ध 1258 में लिखा है। पर शिलालेखों और पत्रों में जो संवत मिलते हैं उनके अनुसार रासों में दिए हुए संवत ठीक नहीं है। अब दान पत्र या शिलालेख जिसमें पृथ्वीराज, जयचंद और परमरदेव महोबे के राजा परमाल के नाम आए हैं, इस प्रकार मिले हैं। पृथ्वीराज के 4 जिनके संवत 1224 और 1244 के बीच है, जयचंद के 12 जिनके संवत 1224 और 1243 के बीच में है, परमारदेव के 6 जिनके संवत 1223 और 1256 के बीच में है। इनमें से एक संवत 1239 का है, जिसमें पृथ्वीराज और परमारदेव राजा
परमाल का युद्ध वर्णन है। इन समौतों से पृथ्वीराज का जो समय निश्चित होता है उसकी सम्यक दृष्टि फारसी तवारीखों से भी हो जाती है। फारसी इतिहासों के अनुसार शहाबुद्दीन के साथ पृथ्वीराज का प्रथम युद्ध 587 हिजरी विक्रम संवत 1248 ईस्वी 1191 में हुआ। अतः इन समौतों के ठीक होने में किसी प्रकार का संदेह नहीं। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने रासों के पक्ष समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासों के सब समौतों में यथार्थ समौतों से 90 से 91 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने यह विचार उपस्थित किया कि अंतर भूल नहीं है बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा के लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा। एकादश से पंचदश दह विक्रम शाक आनंद तिह रिपुजय पुरहरन को भय पृथ्वीराज नरिंद। और विक्रम शाक आनंद का अर्थ किया शून्य और नंद 9 अर्थात 90 रहित विक्रम संवत। अब क्यों 90 वर्ष घटाए गए, इसका वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बता सके। नंदवंशी शूद्र थे इसलिए उनका राजत्व काल राजपूत भाटों ने निकाल दिया। इस कारण की विलक्षण कल्पना करके वे रह गए, पर इन कल्पनाओं से किसी प्रकार समाधान नहीं होता। आज तक और कहीं प्रचलित संवत में से कुछ काल निकालकर संवत लिखने की प्रथा नहीं पाई गई। फिर यह भी विचारणीय है कि जिस किसी प्रचलित विक्रम संवत में से 90 से 91 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों से संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे से या भ्रम में पड़कर। ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है। एकादश से पंचदश विक्रम जिस धर्मसुत प्रत्यय शाक पृथ्वीराज कौलस्यो विप्र गुण गुत। पृथ्वीराज का रासों का दोहा है। इससे भी 9 के गुप्त करने का अर्थ निकाला गया, पर कितने में से 9 कम करने से यह तीसरा शक बनता है यह नहीं कहा है। दूसरी बात यह कि गुणगुप्त ब्राह्मण का नाम गुणगुप्त प्रतीत होता है। बात संवत की ही नहीं है, इतिहास विरुद्ध कल्पित घटनाएं जो भरी पड़ी हैं उनके लिए क्या कहा जा सकता है। माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय की तो काव्य ग्रंथ की है, फिर उसमें कोई घटनाएं और नाम ठीक ठीक हैं। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। या तो हो सकता है कि इसमें इधर उधर कुछ पद चंद के भी बिखरे हो, पर उनका पता लगाना असंभव है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि का रचा होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे से मिले होते तो कुछ घटनाएं और कुछ संवत तो ठीक होते। रहा यह प्रश्न कि पृथ्वीराज की सभा में चंद नामक कोई कवि था या नहीं। पृथ्वीराज विजय के कर्ता जयानक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट का वंदीराज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा। चंद का नाम उसमें कहीं नहीं लिया है। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग में यह श्लोक आया है। किस सर्ग का श्लोक है? 5वें सर्ग का। तनस चंद्र राजस चंद्रराज इवा भवत संग्रहम यशस्वीरता नाम सुवृत्ता नामी बेधात।
इसमें यमक के द्वारा जिस चंद्र राज कवि का संकेत है, यह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि हैं, जिसका उल्लेख कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने भी किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का कोई कवि था, तो वह यह तो पृथ्वीराज की सभा में ना रहा होगा या जयानक के कश्मीर लौट आने पर आया होगा। अधिक संभव यह जान पड़ता है कि पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज या उनके भाई हरिराज या इन दोनों में से किसी के वंशज के यहाँ चंद्र नाम का कोई भट्ट कवि रहा हो, जिसने उनके पूर्वज पृथ्वीराज की वीरता आदि का वर्णन कुछ रचना की हो। पीछे जो बहुत सा कल्पित भट्ट भड़ंत तैयार होता है गया है, उन सबको लेकर और चंद को पृथ्वी का समसामयिक मान उसी के नाम पर राशो नाम की वह बड़ी इमारत खड़ी की गई हो। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। एक कथन पूछा जा सकता है यहाँ से पॉइंट, दोनों की और कुछ कवित्व छपयों की भाषा तो ठिकाने की है, पर त्रोटक आदि छोटे छंदों में तो कहीं कहीं अनुस्वारांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कि संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। कहीं कहीं को तो भाषा आधुनिक सांचे में ढली सी दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए स्वरूप में मिलती हैं, पर साथ ही कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूपों में और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के हैं। इस दशा में भाटों की इस वाकजाल के बीच कहां पर कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ ना तो भाषा के इतिहास और ना साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के नाम का है। आगे है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे है, महामहोपाध्याय पंडित हजारी प्रसाद शास्त्री ने 1909 से 1913 तक राजपुतानों में प्राचीन ऐतिहासिक काव्यों की खोज में 3 यात्राएं की थी। उनका विवरण बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में छापा है। उस विवरण में पृथ्वीराज रासो के विषय में बहुत कुछ लिखा है और कहा गया है कि कोई तो चंद के पूर्व पुरुषों को मगध से आया हुआ बताते हैं, पर पृथ्वीराज रासो में लिखा है कि चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, चंद का जन्म लाहौर में हुआ था। कहते हैं कि चंद पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने में आया और पहले सोमेश्वर का दरबारी, पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर का दरबारी और पीछे से पृथ्वीराज का मंत्री, सखा और राजकवि हुआ। पृथ्वीराज ने नागौर बसाया था और वहीं बहुत सी भूमि चंद को दी थी। शास्त्री जी का कहना है कि नागौर में अब तक चंद के वंशज रहते हैं। इसी वंश के वर्तमान प्रतिनिधि नानूराम भाट से शास्त्री जी की भेंट हुई। उसमें उन्होंने चंद के वंशज प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। चंद के वंशज चंद्रबरदाई के गुड़चंद और जलचंद, जलचंद से सीताचंद, वीरचंद, हरिचंद, रामचंद्र। नानूराम जी का कहना है कि चंद के 4 लड़के थे, जिनमें से एक मुसलमान हो गया, दूसरे का कुछ पता नहीं, तीसरे के वंशज अंभोर में जा बसे और चौथे का वंश नागौर में चला गया। पृथ्वीराज रासो में चंद के लड़कों का उल्लेख इस प्रकार है। दहति पुत्र कवि चंद के सुंदर रूप सुजान, एक जल गुण बावरो गुण समुद्र सम सस भान।
पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो में कवि चंद के 10 पुत्रों के नाम दिए गए। सूरदास की साहित्य लहरी की टीका में एक पद ऐसा आया है कि जिसमें सूर्य की वंशावली दी गई है। वह पद यह है, प्रथम ही पृथु यज्ञ ते भे प्रकट अद्भुत रूप, ब्रह्मराव विचारी ब्रह्मा राखु नाम अनूप, पान पय देवी दियो शिव आदि सुर सुख पाए, कहो दुर्गा पुत्र तेरो भयो अति अधिकाय, पारिपायन सुरन के सुर सहित अस्तुति कीन, तासु वंश प्रशंस में भवचंद चारु नवीन, भूप पृथ्वीराज दीन्हो जिन्हें तिन्हें ज्वाला देश, तनय ताके चार कीनो प्रथम आप नरेश, दूसरे गुण चंद तासुत शील चंद स्वरूप, वीर चंद प्रताप पूरन भयो अद्भुत रूप, रणथंभौर हमीर भूपति संग खेलत जाय, तासु वंश अनूप भो हरिचंद अति बिखाय, आगरे रही गोप चल में रह्यो सा, तासुत वीर पुत्र जन्मे सात ताके महाभट गंभीर, कृष्ण चंद उदार चंद जू रूप चंद शुभाई, बुद्धि चंद प्रकाश चौथे चंद भे सुखदाई, देव चंद प्रबोध संतृत चंद ताको नाम, भयो सप्तो नाम सूरज चंद मंद निकाम। इन दोनों वंशावलियों के मिलाने पर मुख्य भेद यह प्रकट होता है कि नानूराम ने जिनको जलचंद की वंश परंपरा में बताया है, उक्त पद में उन्हें गुणचंद की परंपरा में कहा है। बाकी नाम प्रायः मिलते हैं। नानूराम का कहना है कि चंद ने 3 या 4 हजार श्लोक संख्या में अपना काव्य लिखा है। 4000 श्लोक संख्या में। उनके पीछे उनके लड़के ने अंतिम 10 समयों को लिखकर उन ग्रंथों को पूरा किया। पीछे से और लोग उसमें अपनी रुचि अथवा आवश्यकता के अनुसार जोड़ तोड़ करते रहे। अंत में अकबर के समय में इसने एक प्रकार से परिवर्तित रूप धारण किया। अकबर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को सुना था। उसके इस प्रकार उत्साह प्रदर्शन पर कहते हैं कि उस समय रासो नामक अनेक ग्रंथों की रचना की गई। नानूराम का कहना है कि असली पृथ्वीराज रासो की प्रति मेरे पास है, पर उन्होंने महोबा समय की जो नकल महामहोपाध्याय पंडित हरि प्रसाद शास्त्री को दी थी, वह और भी उटपटांग और रद्दी है। पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय के कुछ पद नमूने के लिए दिए जाते हैं। हिंदू वान थान उत्तम सुदेश तह उदित द्रुग दिल्ली सुदेश शंभ ऋण रेश चहुआन थान प्रतिराज तहा राजंत भान। ये सब यही इसमें से लिया गया है। ये पंक्ति नागमती पद्मावती सर्ग से, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिख कग्गर तीनों लगन बरब रच सरौ दिन द्वादश शशि लिन्नो 111 अरु 30 सांस समवत पर माना जो पितृकुल शुद्ध वरन वरी रखूं प्राणन। आगे कढ़त तेग मन वेग लगत मनो द्विज झट खट थक रहे शूर कौतिक गगन रगन मगन भई सोन धर हद हर्ष वीर जग्गे हुलस हु रेव रग नव रत वार। आगे हैं भट्ट केदार मधुकर कवि संवत 1224 से 1243। जिस प्रकार चंद्रवरदायी ने महाराज पृथ्वीराज को कीर्तिमान किया,
उसी प्रकार भट्ट केदार ने कन्नौज के सम्राट जयचंद का गुण गाया था। भट्ट केदार ने जयचंद का गुण गाया था। रासों में चंद और भट्ट केदार के संवाद का एक स्थान पर उल्लेख भी है। भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम का एक महाकाव्य लिखा। जयचंद प्रकाश किसका है? भट्ट केदार, जिसमें महाराज जयचंद प्रकाश में जयचंद के प्रताप और पराक्रम का विस्तृत वर्णन था। इसी प्रकार का जयमयंक जस चंद्रिका नामक एक बड़ा ग्रंथ मधुकर कवि ने लिखा था। जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि, पर दुर्भाग्य से दोनों ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। केवल इनका उल्लेख सिंघायस दयालदास कीर्ति रठौड़ी ख्यात में मिलता है। रठौड़ी दयालदास, जो बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित है। इस ख्यात में लिखा गया है कि दयालदास ने आदि से लेकर कन्नौज तक का वृत्तांत इन्हीं दोनों ग्रंथों के आधार पर लिखा है। इतिहासज्ञ इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि विक्रम की 13वीं शताब्दी के आरंभ के उत्तर भारत के दो प्रधान साम्राज्य थे। एक तो था गहरवारों राठौरों का विशाल साम्राज्य, जिसकी राजधानी कन्नौज थी और जिसके अंतर्गत प्राय सारा मध्य देश काशी से कन्नौज तक था। दूसरा चौहानों का, जिनकी राजधानी दिल्ली थी और जिसके अंतर्गत दिल्ली से अजमेर तक का पश्चिमी प्रांत था। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन दोनों में गहरवारों का साम्राज्य अधिक विस्तृत, धन धान्य संपन्न और देश के प्रधान भाग पर था। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। गहरवारों की दो राजधानियां थी, कन्नौज और काशी। इसी से कन्नौज के गहरवारों राजा काशीराज कहलाते थे। कन्नौज के गहरवार राजा काशीराज कहलाते थे। जिस प्रकार पृथ्वीराज का प्रभाव राजपूतानों के राजाओं पर था, उसी प्रकार जयचंद का प्रभाव बुंदेलखंड के राजाओं पर था। कालिंजर या महोबे के चंदेल राजा परमारीदेव परमाल जयचंद के मित्र या सामंत थे, जिसके कारण पृथ्वीराज ने उन पर चढ़ाई की थी। चंदेल कन्नौज के पक्ष में, दिल्ली के चौहान पृथ्वीराज से बराबर लड़ते रहे। अगले कवि हैं जगनिक। जगनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है जगनिक से। जगनिक संवत 1230 इनका समय है। ऐसा प्रसिद्ध है कि कालिंजर के राजा परमार के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के दो देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदय सिंह के वीर चरित का विस्तृत वर्णन एक वीर गीतात्मक काव्य के रूप में लिखा था। आल्हा और उदय सिंह, जो इतना सर्वप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार क्रमशः सारे उत्तरी भारत में, विशेषतः उन सब प्रदेशों में जो कन्नौज साम्राज्य के अंतर्गत थे, हो गया। जगनिक के काव्य का आज कहीं पता नहीं है, पर उसके आधार पर प्रचलित गीत हिंदी भाषा भाषी प्रांतों के गांव-गांव में सुनाई पड़ते हैं। ये गीत आल्हा के नाम से प्रसिद्ध है और बरसात में गाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, आल्हा कब गाए जाते हैं? बरसात के मौसम में। गांव में जाकर देखिए तो मेघ गर्जन के बीच किसी अलहैत के ढोल के गंभीर घोष के साथ यह वीर हुंकार सुनाई देता है। अलहैत के ढोल के 12 वरिष्ठ लय कुकर जिए और 13 लय जिए सियार, वरिष्ठ 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन को धिक्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला पूछा गया पंक्ति कई बार, एक नहीं कई बार, हर परीक्षा में ये वाला पंक्ति पूछा गया है, जगनिक का है। ठीक है, इस प्रकार साहित्यिक रूप से न रहने पर भी जनता के कंठ में जगनिक के संगीत की वीर दर्पण पूर्ण प्रतिध्वनि अनेक बल खाती हुई अब तक चली आ रही है। इस दीर्घ काल यात्रा में उनका बहुत कुछ कलेवर बदल गया। देश और काल के अनुसार भाषा में ही परिवर्तन नहीं हुआ, वस्तु में भी अधिक परिवर्तन होता आया है। बहुत से नए अस्त्रों जैसे बंदूक, किरीच, देशों जातियों जैसे फिरंगी के नाम सम्मिलित हो गए और बराबर हो जाते हैं। यदि यह ग्रंथ साहित्यिक प्रबंध पद्धति पर लिखा गया
होता तो कहीं ना कहीं राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रचित मिलती, पर यह गाने के लिए ही रचा गया था। इसमें पंडितों और विद्वानों के हाथ इसकी रक्षा की ओर नहीं बढ़े, जनता की बीच इसकी गूंज बनी रही। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, इसको ध्यान दीजिएगा। पर यह गूंज मात्र है, मूल शब्द है आल्हा का प्रचार यूं तो सारे उत्तर भारत में है, पर बैसवाड़ा इनका केंद्र माना जाता है। बैसवाड़ा, वहां इसे गाने वाले बहुत अधिक मिलते हैं। बुंदेलखंड में विशेषता महोबे के आसपास भी इसका चलन बहुत है। इन गीतों के समुच्चय को सर्वधारण आल्हा खंड कहते हैं, जिससे अनुमान होता है कि आल्हा संबंधी ये वीर गीत जगनिक के रचे उस बड़े काव्य के एक खंड में के अंतर्गत थे, जो चंदेलों की वीरता का वर्णन में लिखा गया होगा। आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर शाखा के क्षत्रिय थे। इंपॉर्टेंट है, आल्हा और उदल परमाल के सामंत थे और बनाफर की शाखा के क्षत्रिय थे। इन गीतों का एक संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपा। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने पहल इन गीतों का संग्रह करके 60-70 वर्ष पूर्व छपवाया था। किसने? चार्ल्स इलियट ने। श्रीधर, इन्होंने संवत 1454 में रणमल छंद नामक एक काव्य रचा, जिसमें ईडर के राठौर राणा रणमल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त की थी। एक पद नीचे दिया गया है। ढम ढमई ढम ढमकार ढंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर करहि रण सरड़ाई समूहिर सरस रसि समर गिया, कल कलहि काहल कोड कल रवि कुमल कायर थर हरई, संचर शक सुर ताड़ साहड़ साहसी सभी संग्रई। किसका है ये पंक्ति? श्रीधर का है। यहाँ पे हमारा प्रकरण 3 समाप्त हुआ। अब हम प्रकरण 4 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रकरण 4 पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।